सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग नागरिक का पहला पार्ट लोकतंत्र का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अमेरिका में नागरिक अधिकार नियम कब बना? इसका आंसर होगा 1964। देखिए सही है। आगे, किसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है? डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा। आंसर है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। विद्यालयों में बाल संसद गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को राजनीति की ओर आकर्षित करना, बच्चों में लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना, विद्यार्थियों को अनुशासित करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालयों में शिक्षकों की जिम्मेदारी को कम करना। आंसर होगा बच्चों में लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना। सही है। आगे, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ। ठीक, लोकतंत्र का अर्थ। पहला ऑप्शन है राजा का शासन, दूसरा ऑप्शन जनता का शासन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का शासन, चौथा ऑप्शन जनता का शासन। एकदम सही है। अब पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, देखिए हम भर दिए हैं पूरा पहले ही। राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। ठीक है, दूसरा है स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। देखिए पहले ही बता चुके थे, राजतंत्र में राजा जो होते थे वो लोगों पर शासन करते थे। और ये दूसरा क्वेश्चन का खाली स्थान में बनाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में वहां पे जो भी नेता चुना था उसको डायरेक्ट चुना जाता है। जैसे सामने नेता लोग खड़े हैं और जो वोट देने वाला है वो हाथ खड़ा करता है और उनका गिनती होता है। तीसरा क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार देश के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भराएगा समानता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, और जो भी वयस्क हैं 18 साल से ऊपर उनको वोट देने का अधिकार होता है। ये समानता के सिद्धांत पर है। चौथा क्वेश्चन है लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। मत यानी कि वोट देने का। पांचवा है जनता मतदान करके प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधि यानी कि नेता। ठीक है, अब देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए। समानता के लिए कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। कानून की नज़र में, देखिए, पहला, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। दूसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक मतलब मेला, स्कूल, अस्पताल, नदी, तालाब जो सरकारी होता है वहाँ पे वो जा सकता है। तीसरा है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, छुआछूत किसको बोलते हैं? जैसे कोई ऊंचा जाति का आदमी अपने आप को छोटा आदमी अगर कोई उसको छू दिया, तो मतलब छोटा आदमी कहने का मतलब क्या है? नीची जाति का अगर उसको छू देता है तो वो उसको गाली गलौज करने लगता है, वो नहाने चले जाता है। इस तरह का बहुत पहले हुआ करता था। अब ये सब चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगा है और काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना से फायदा हुआ है। देखिए उत्तर में क्या फायदा हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ है। इसको समझ लीजिए। मध्याह्न भोजन जो चल रहा है, मिड डे मील स्कूल में, वो बहुत ही सकारात्मक मतलब अच्छा रहा है। जो गरीब बच्चे थे, अब गार्जियन जो है उसके माता पिता उनको स्कूल में डाल रहे हैं। पहले सोचते थे कि बच्चा अगर यदि काम करेगा तो उनको कुछ पैसा मिलेगा, आमदनी होगा, लेकिन अब बच्चे का उनको ज़्यादा फिक्र नहीं होता है। स्कूल से बच्चे को सारा सुविधा मिलता है और बच्चा अगर यदि पढ़ लिख लेगा तो आगे भविष्य में अच्छा काम करेगा। और मिड डे मील मिलने से बच्चे स्कूल में रहने लगे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे या फिर आने के बाद कुछ देर बाद वो भाग जाता था, उसको भूख लगता था तो अब स्कूल में ही रहता है, क्योंकि उसको पौष्टिक खाना स्कूल में मिलता है पेट भर के। और जो माँ दोपहर के समय में बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपना काम छोड़ के, जो मजदूरी वगैरह करती थी वो छोड़ के घर आती थी, अब उनको घर आने का ज़रूरत नहीं हुआ। अब उनको आराम से वो अपने काम में ध्यान दे सकती हैं। इससे उन माताओं को काफ़ी राहत मिल गया। और साथ ही लोगों का जो सोच था कि पढ़ाई जो है अमीर लोग ही करते हैं, गरीब घर के बच्चे नहीं कर पाते हैं, या के लिए उन गरीब लोगों के लिए नहीं है, इस तरह का जो सोचते थे, ये सोच भी अब बदलने लगा, क्योंकि सरकार इतना सुविधा दे रहा है कि गरीब से गरीब बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? उत्तर है 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद रोसा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिससे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। अब इस उत्तर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1 दिसंबर 1955 ईस्वी को एक महिला थी, रोसा पार्क्स नामक, ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला बस में बैठती है और एक गोरा आदमी आ जाता है जो उस सीट में बैठना चाहता है, तो वो उसको सीट देने से मना कर देती है। और वहीं पर उन लोग का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अब इसके बाद ये अपने अधिकार के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जो कि अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को चलाए। अहिंसात्मक कहने का मतलब है कि कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एक विरोध जता के अपना मांग को मनवाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? उत्तर है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। देखिए हमारा देश जो भारत है, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसमें हम लोग अपना उम्मीदवार को अप्रत्यक्ष रूप से वोट देके जिताते हैं और इसमें सभी वयस्क यानी कि 18 साल से जिनका ऊपर हो गया है वो वोट देने का अधिकारी होता है, वो किसी भी जाति या धर्म का हो। सार्वभौमिक मतलब वो किसी भी जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कोई भी हो सकता है। अगर उसका 18 साल हो गया है तो वो वोट दे सकता है और एक वोट दे सकता है, बहुत ज़्यादा वोट नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताएं। उत्तर है किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सफल लोकतंत्र प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। जनता के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उस। अगला क्वेश्चन है, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताएं। उत्तर है
किसी सफल लोकतंत्र की दो विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, सफल लोकतंत्र प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। जनता के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। दूसरा है, सफल लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। देखिए, इस उत्तर को हम लोग समझते हैं, है ना। प्रश्न था, किसी सफल लोकतंत्र की दो विशेषताओं को बताएं। तो इसका उत्तर जो है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला तो ये है कि सफल लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना कर रहा हो, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको एक समान अवसर दिया जाता है। और जो लोग होते हैं, जनता, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसका होता है, कि वो अपने जनता, अपने लोगों का भलाई के लिए काम करे, उनकी मांगों को पूरा करे। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग अपने तरफ से भी बहुत सारा वादा करता है कि हम लोग ये कराएंगे, वो कराएंगे, और कुछ लोग मांग भी रखते हैं कि आपको जिताएंगे तो आप ऐसा कुछ करेंगे, तो बोलता हाँ करेंगे, लेकिन बाद में वो लोग मुकर भी जाता है। यानी कि ये वो लोग गलत करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला चुनाव में उनको हरा देंगे, नहीं जीतने देंगे, वोट ही नहीं देंगे तो कैसे जीतेंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता को खुश रखा जाए। और अगला जो है, सफल लोकतंत्र में वाक यानी कि बोलने का सभी को आजादी है। कोई भी अपना विचार कहीं भी रख सकता है, और वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए। और सरकार को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम लोग उसका आलोचना, निंदा भी कर सकते हैं, या उसका हम लोग समर्थन, उनका तारीफ भी कर सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं उनको। ये हम लोग को स्वतंत्रता दिया गया है बोलने का। जबकि राजतंत्र या तानाशाही शासन में इस तरह का नहीं होता है। वहाँ पर अगर यदि इस तरह का हम लोग उनका आलोचना करने लगेंगे तो हम लोग को वो जेल में डाल देगा। लेकिन हम लोग का लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सभी को समान अवसर दिया जाता है, बोलने का भी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। आइए चर्चा करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है? देखिए, उत्तर देखते हैं। संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को
अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक असमानता का आधार जाति व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न और उत्तर को हम लोग फिर से समझते हैं। संविधान में जो हम लोग का कानून है, जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, इसमें ये समानता का अधिकार दिया गया है, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है? यानी कि लोग आज भी लोगों को बराबर का दृष्टि से नहीं देखते हैं। बहुत जगह एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। ऊंच-नीच या स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की, इस तरह में वो लोग भेदभाव करते हैं। तो ये क्यों है? इसी का उत्तर में दिया है ठीक है? तो इस तरह का बहुत कुछ है, जो लोग में जागरूकता की कमी होने के कारण भेदभाव करते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की, इसी चीज़ को इस उत्तर में समझाया गया है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। चर्चा कीजिए। देखिए, इसका उत्तर है, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। सभी को अधिकार है, ठीक है? कानूनन रूप से वो अपना वोट डाल सकते हैं। आगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों जैसे रोजगार, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर भी समानता के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। ठीक है? समानता कहने का मतलब क्या है कि इस उत्तर को समझ लीजिए कि सभी जगह पे समान किया जाए। ये नहीं कि कुछ-कुछ जगह में आप समान दे रहे हैं और कहीं पर उन पे भेदभाव कर रहे हैं, तो ये गलत है। समानता के लिए ही अ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कुछ आरक्षण का जो सिद्धांत है, उसको लागू किए, क्योंकि जो गरीब या नीचे जाति के जो लोग थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था, काम-धाम में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था, तो फिर वो किसी कॉम्पिटिशन में आगे कैसे आएँगे? नहीं आ पाते थे। इसलिए उनके लिए आरक्षण रखा गया कि वो कम नंबर लाके भी जिनके पास ज़्यादा पढ़ने का समय मिलता है, उनका बराबरी करे और वो जागरूक हों आगे। और इसी तरह से हर जगह रोज़गार, सार्वजनिक स्थान या धार्मिक स्थानों पे सभी को समान रूप से आने-जाने के लिए स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से
लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। मेरे विद्यालय के बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। ठीक है, अब इस प्रश्न और उत्तर को समझते हैं। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि आपके विद्यालय में जो बाल संसद बनाया गया है वो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन कैसे कर रहा है, इसका व्याख्या करने के लिए आपको बोला है, मतलब विस्तार से उसको बताइए। तो उत्तर में हम लोग ये देखें कि बाल संसद का गठन इसलिए किया जाता है कि सभी बच्चे लोकतंत्र को समझ सकें। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है कि जैसे जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, अपना शासन हम लोग खुद कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नेता चुनते हैं, वोट देते हैं और जिताते हैं। तो उसी तरह से हम लोग का स्कूल में भी बाल संसद को हम लोग मत देकर जिताते हैं और उनको स्कूल में कुछ जिम्मेदारियों को दिया जाता है जो उन लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बाल संसद जो बनते हैं उनको ये सारा चीज का ज्ञान होने लगता है और आने वाला समय के लिए वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं उससे। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा होता है कि वे नेतृत्व करने में अच्छा होने लगता है। माने कहीं भी वो लोग लीडर बन सकते हैं, कैप्टन कप्तान बन सकते हैं अपने टीम का। किसी भी तरह का समस्या अगर यदि हो जाता है तो उसका हल ढूंढ लेते हैं और बहुत जल्द ही निर्णय ले लेते हैं। कई बार जैसे लोग अचानक कुछ समस्या आ जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए सोच नहीं पाते हैं। तो अगर ये सब काम वो लोग करते रहते हैं तो उनका निर्णय लेने का भी क्षमता बढ़ जाता है। सामूहिक एकता की भावना भी बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को पता चलता है वहाँ पर कि समूह में एक साथ हम लोग मिल के काम करेंगे तो हम लोग का काम बहुत अच्छा से होगा। जैसे स्कूल में हम लोग को ये सिखाया जाता है, देखते भी हैं, बागवानी वगैरह करते हैं, सब मिल के करते हैं तो हम लोग का बागान, स्कूल सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, साफ-सफाई अच्छा रहता है। जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों का गठन होता है। बच्चों की संख्या के हिसाब से मंत्रियों की भी संख्या, सांसदों की भी संख्या होती है। और बाल संसद जो होते हैं वो भी जैसे हमारे देश के जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने देश के लिए, विकास के लिए वो लोग समीक्षा बैठक करते हैं और किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए और उन्नति किया जाए उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। उसी तरह से बाल संसद भी अपना स्कूल को सुंदर और प्रगति के लिए माने अच्छा से स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था हो, रूटीन वाइज क्लास हो, इसके लिए वो लोग आपस में बैठ के बैठक करते हैं और समीक्षा करते हैं इस पर। तो यही था इस प्रश्न का
उत्तर ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इन प्रश्न और उत्तरों को अपने कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे। ओके।